नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी की प्रक्रिया के दौरान ये जो एनसीईआरटी का रोल बहुत मायने रखता है। इसीलिए आप अक्सर आप कहते हुए सुनते होंगे बहुत सारे टीचरों के माध्यम से या फिर जिसने भी सिविल सर्विस को क्रैक कर लिया है या फिर बहुत सारे जो एस्पायरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, उनके ठीक है द्वारा ज़रूर आप कहते हुए आप सुनते होंगे कि एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ लेना। एनसीईआरटी को लेके एक मार्केट में ठीक है स्टूडेंट के बीच गजब का एक जो माहौल होता है, गजब का एक भौकाल होता है। ऐसे परिस्थिति में अब हमारे मन में एक सवाल उठना शुरू हो जाता है कि आखिर ये एनसीईआरटी है क्या, क्यों इसको पढ़ना इतना ज़रूरी है, अगर पढ़ना इतना ज़रूरी है तो इसको कैसे पढ़ा जाए। ऐसे बहुत सारे जो सवाल है जो भी अभ्यर्थी है उनके मस्तिष्क में आने लगता है और कितनों को जवाब मिल पाता है, कितनों को जवाब नहीं भी मिल पाता है। एक बेहतरीन एनसीईआरटी के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, उसी चीज़ को आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ पाएंगे कि एनसीईआरटी क्या है, कैसे इसको पढ़ना चाहिए और साथ में और भी कई सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अक्सर स्टूडेंट के बीच ठीक है सवाल के रूप में यहाँ पे खड़ा रहता है, लेकिन उसका जवाब जल्दी मिल नहीं पाता है। सबसे पहले आप देखिए यूपीएससी में एनसीईआरटी का महत्व। अब सिर्फ यूपीएससी में नहीं है बल्कि अदर गवर्नमेंट जॉब में भी इस एनसीईआरटी का महत्व काफ़ी मायने रखता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर लेके हम लोग बात करें, नंबर 1 यहाँ पे क्या है ये एनसीईआरटी, क्यों इसे पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ना चाहिए तो कैसे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा न्यू एनसीईआरटी या फिर ओल्ड एनसीईआरटी किसे पढ़ना चाहिए, इसको लेके आम तौर पे जो भी एस्पायरेंट होते हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेज में पहुंच जाते हैं। कोई बोलेगा नया पढ़ लो, कोई बोलेगा पुराना पढ़ लो। यहाँ पे सारे आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। तीसरा है यहाँ पे कौन कौन विषय पढ़ना है। पूरा अगर 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की बात करें, क्या सबको पढ़ जाना है, इसको किसको यहाँ पे फोकस पे लाना है, सब यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट, समय कितना लगेगा, टाइम ड्यूरेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप जब भी यूपीएससी या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं तो इतना इसका लंबा सिलेबस हो जाता है 6 से लेके 12 तक कि अगर आप डेली का डेली अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है कि 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे, किस स्ट्रेटजी के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे समय की यहाँ पे मैं बात करूँगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास इसके लिए ज़रूरी है कि नहीं है, क्योंकि इसकी जो बुक है मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन इजीली अवेलेबल है। इसके वजह से क्या खुद ही पढ़ लेना चाहिए या फिर हमें क्लास भी लेना चाहिए। और सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, क्या एनसीईआरटी पढ़ लेने से आईएएस बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के अंतर्गत में और भी मैं प्रश्न खड़ा करूँगा और उसका मैं जवाब देने की आप लोगों को कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को इस एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस के बारे में पता लग पाए। और ख़ास कर यहाँ पे सबसे अधिक मेरा बल रहेगा क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, जिससे कि एक क्रिस्टल क्लियर इमेज एनसीईआरटी के प्रति आप लोगों का हो जाए। तब जाके जो लाल बत्ती है, खैर अब तो लाल बत्ती नहीं है, निकल गया है, लेकिन फिर भी देखिए जो भी इसकी प्रासंगिकता है ये भी उतना ही है। और साथ में ठीक है ऐसे जो सिंबॉलिक चीज़ जिसका हर एक एस्पायरेंट सपना देखता है, इस सपने को अचीव कैसे किया जाए, उसके लिए एक बेसिक ठीक है फाउंडेशन की नींव आदमी कैसे रखेगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग पहला यहाँ पे प्रश्न ठीक है खड़ा होता है कि इस एनसीईआरटी में क्या है ऐसा इस एनसीईआरटी में। तो देखिए सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने का प्रयास करिए कि जब भी आप किसी बड़े मकान की, छोटे मकान की मायने नहीं रखता है, आप ठीक है बनाते हैं, सबसे पहले आप नींव रखते हैं उसकी। नींव देखिए जितना मजबूत होगा, अगर आपने नींव में बहुत अधिक ठीक है टाइम लगा दिया, सोचिए टाइम लगेगा, इसका मतलब कि मजबूती को आप बढ़ावा दे रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसमें मेहनत कर रहे हैं। अब हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि कोई शॉर्टकट रास्ता अपना दिया, ठीक है, इसमें समय लगेगा, लेबर आपको इसमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर जन दोनों के कॉम्बो से एक जो बेहतरीन जो रिजल्ट जो तैयार होगा, एक इफ़ेक्टिव ठीक है, एक बहुत ही प्रभावी तरीके से इसमें जो भी मकान की जो संरचना होगी,
अब यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। वो कितनी भी ठीक है आपदाओं को झेल लेगी, छोटे मोटे भूकंप आएंगे उससे भी झेल लेगी। तो यहाँ पे एक जो बेहतरीन जो स्ट्रेटजी है इस एनसीईआरटी को लेके, इस क्या में है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे फाउंडेशन की हम लोग बात करते हैं। पूरा का पूरा जो है एनसीईआरटी है, जितने भी ठीक है गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, एसएससी, रेलवे, बैंक, अदर गवर्नमेंट जॉब, इन सब के लिए देखिए बहुत यहाँ पे मायने रखता है, क्योंकि इसके लिए एक फाउंडेशन, एक बेस उसी ठीक है नींव की तरह ये कार्य करता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से ठीक है शेयर किया हुआ था। लेकिन वो फिर यहाँ पे भी टाइम लगेगा। यहाँ पे टाइम जो है देखिए बहुत मायने रखता है। टाइम के साथ साथ यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क के साथ साथ ठीक है यहाँ पे जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब जाके आप बेहतरीन एनसीईआरटी का इफ़ेक्टिव स्टडी आप यहाँ पे कर पाएंगे। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आप देख पा रहे हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। बिल्कुल सिंपल है। ये आपको यहाँ पे लोगो देखने के लिए मिल जाएगा और ये यहाँ पे कब यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ है, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को इसीलिए शामिल कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट का एक ऑथराइज डॉक्यूमेंट के रूप में आप समझ सकते हैं। जो भी बुक लिखा गया है उस बुक को बहुत सारे ठीक है संशोधन के माध्यम से आपके सामने रखा गया है और इसमें ठीक है बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी स्पेशलिस्ट लोग हैं उनके द्वारा इस बुक को तैयार किया गया है। तो स्वाभाविक है कि इसकी जो महत्वता होगी ठीक है, इसकी जो प्रासंगिकता होगी काफ़ी अधिक होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे, पहला या दूसरा पेज में ही यहाँ पे मिल जाएगा विषय सूची के रूप में, विषय वस्तु के रूप में। अब उसमें आप देखेंगे तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा कि महज एक 6, 7, 8, 9 ठीक है एक बुक को लिखने के लिए, एक सब्जेक्ट को लिखने के लिए यहाँ पे इतने सारे अलग अलग अपने फील्ड से स्पेशलिस्ट लोग मौजूद होते हैं, अलग अलग विचारधाराओं से मौजूद होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि एनसीईआरटी पूरा का पूरा एक समग्र जो एक संक्षिप्तता जो प्रदान करता है और उस संक्षिप्तता पे, उस समरी पे देखिए तो गवर्नमेंट क्या करता है उस पर ठीक है अपना ऑथराइजेशन लगाता है। ऑथर ठीक है मतलब उसकी जो भी ऑथराइजेशन है उसकी जो प्रासंगिकता है कितनी यहाँ पे अधिक हो जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारे सामने यहाँ पे ठीक है प्रश्न बन के आ रहा है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, ये भी एक सवाल है। इसका तो पहला जवाब यही होना चाहिए कि अगर आपको ठीक है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, खासकर गवर्नमेंट एग्ज़ाम को, यूपीएससी एग्ज़ाम को, उसके लिए एक अनिवार्य चीज़ बन जाती है। और साथ में देखिए सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ठीक है देने के लिए नहीं, आप ध्यान रखिए एनसीईआरटी सोचिए कि आपके पूरे के पूरे होल लाइफ में बहुत सारा यहाँ पे चेंज भी आएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मनुष्य की और जानवर में, तो ज्ञान जो ऐसा चीज़ है जो दोनों को कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग करता हुआ नजर आएगा। अब इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक फाउंडेशन के रूप में इस एनसीईआरटी का रोल काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑथेंटिक सोर्स के रूप में। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, तो इसका मतलब कि अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम ठीक है जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, चाहे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी, रेलवे, देखिए इस बुक की जो प्रासंगिकता है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि देखिए ऑथेंटिक सोर्स के रूप में चाहे हम लोग किसी भी डेटा को बात करें, डेटा में कोई भी ठीक है सूचना है, कोई भी डेट है ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे चूँकि बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोगों के द्वारा इसको कंपाइल करके एक साथ रखा गया है, इसीलिए एक ऑथेंटिक सोर्स के रूप में इसकी महत्वता काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि स्कूल लेवल की बुक है, बिल्कुल स्कूल लेवल का मतलब क्या है कि जैसे बचपन से आप स्कूल में पढ़ते हैं ABCD सब सीखने का प्रयास करते हैं, उसमें सीखते भी हैं, कुछ उसी टाइप का है स्कूल लेवल बुक के रूप में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के रूप में मौजूद है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप इस लेवल तक आ चुके हैं कि हमको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना है, एसएससी यूपीएससी की तैयारी करना है, तो इतना तो आपका ठीक है मानव मस्तिष्क डेवलप हो ही चुका होगा, इन सारे चीज़ों को समझ जाए। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मौजूद है
तो आसानी से आप इसे रीड भी कर सकते हैं, कहीं से कोई समस्या भी नहीं आएगी। तीसरी अगर बात करें हम लोग, स्टैटिक क्वेश्चन ऑफ ऑल पेपर, जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, देखिए जो भी यहाँ पे, पुनः मैं डेटा की ही बात करूँगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अकबर का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि अकबर का जन्म कब हुआ, अकबर के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट जो लड़ाइयाँ हुई है, बहुत सारे एग्जाम डेट तक पूछ लेते हैं। अब समस्या क्या होती है कि एक बुक को आप पढ़ते हैं तो उसमें हो सकता है कि डेट कुछ और दिया हो, दूसरे बुक में आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि डेट कुछ और दिया हो। यहाँ पे एक जो ऑथेंटिक सोर्स के रूप में एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस काफ़ी अधिक हो जाता है। इसीलिए प्राइमरी रूप में आप डेटा के तौर पे भी इस एनसीईआरटी का स्टडी जरूर कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इजी अवेलेबल ऑनलाइन ऑफलाइन। बिल्कुल सिंपल चीज़ है यहाँ पे। ऑनलाइन अभी आप गूगल में सर्च मार लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी बुक, एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा जो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें सिंपल क्लास सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और साथ में जो भी बुक टाइटल आप लोगों को चाहिए, ठीक है, यहाँ पे गो में क्लिक कर दीजिए। आसानी से आप उस बुक को पीडीएफ फॉर्म में देख सकते हैं, साथ में आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बहुत देखिए आसान है। ऑफलाइन में भी कोई समस्या नहीं है। आप जनरली अगर मार्केट में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, तो आप किसी भी दुकानदार को बोलेंगे तो जनरली वो एनसीईआरटी के सारा का सारा बुक यहाँ पे रखा ही रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस ऑफलाइन में भी जो इसके जो कॉस्ट है इतनी अधिक नहीं है, ठीक है, 50 रुपये से शुरू होता है, 50, 100, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे एक एक बुक की जो कीमत होती है, जो मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है कि अभी बाकी जो मार्केट में इसके कंपेरिजन में जो बुक आई है उससे अधिक महंगा है। तो कॉस्ट काफ़ी मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए, जब इन सारी चीज़ों की हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो ईजी वे में जब उपलब्ध है यहाँ पे, तो स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट इसको रिसोर्स के रूप में यूज करेगी ही करेगी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों नहीं करवा रही हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि न्यू एनसीईआरटी वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी। ये जो एक प्रश्न है बहुत सारे स्टूडेंट के बीच, ठीक है, उलझ के रह जाते हैं कि पढ़े किसको। और इस ठीक है, उलझपन में वे ना तो नया ठीक से पढ़ पाते हैं ना पुराना ठीक से पढ़ पाते हैं। देखिए अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो देखिए, अगर न्यू एनसीईआरटी को अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, बहुत लोग डाउनलोड किया भी होगा सॉफ्ट, ठीक है, हार्ड कॉपी भी बहुत लोगों ने खरीद ही लिया होगा। तो आप देखेंगे तो न्यू एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा ये, ठीक है, गागर में सागर के समान है। और ओल्ड एनसीईआरटी को देखा जाए तो बिल्कुल ये सागर के समान है। मतलब ओल्ड एनसीईआरटी को अगर आप 6 से अगर आप पढ़ने लग जाते हैं तो 12 तक आते आते ठीक ठाक संभावना है यहाँ पे, या ठीक है, हो सकता है कि बोर भी हो जाए, इंटरेस्ट खत्म हो जाए, क्योंकि सिलेबस जो है 6 क्लास से ही काफ़ी एक, ठीक है, एबव लेवल का है। देखिए इसी को ओल्ड एनसीईआरटी में ही संशोधन करके जितने भी स्पेशलिस्ट लोग हैं, एक बेहतरीन यहाँ पे सिलेबस तैयार करने की कोशिश की गई है। और इस सिलेबस को जब तैयार किया गया है तो बहुत सारा जो अपडेट जो आया है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी से न्यू एनसीईआरटी में जो अपडेट आया है, ये जो डेटा है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक है, साथ में, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका आप कंपेरिजन कर सकते हैं। और न्यू एनसीईआरटी मैंने बताया भी कि ऑनलाइन ऑफलाइन इजीली अवेलेबल है। ओल्ड एनसीईआरटी के साथ समस्या क्या है कि इजी अवेलेबल नहीं है हर जगह। अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं तो हो सकता है कि मुखर्जी नगर में है, राजेंद्र नगर में है, करोल बाग में, वहाँ पे तो इजीली अवेलेबल हो सकता है। लेकिन वहाँ पे भी आपको जीरोक्स, ठीक है, नोट्स के रूप में यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, इजी अवेलेबल नहीं है। और गवर्नमेंट उसी चीज़ को टारगेट करेगी जो मार्केट में, ठीक है, इजीली रूप में अवेलेबल है, उसका एक ऑथेंटिक सोर्स के रूप में जब मौजूद है। तो इसीलिए जो न्यू एनसीईआरटी है यहाँ पे देखिए, जनरली आज वर्तमान समय में देखेंगे तो बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये है न्यू एनसीईआरटी वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी में मेरी पहली प्राथमिकता होगी यहाँ पे, ठीक है, कि आप इसे ज़रूर करें। न्यू एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं तब ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ने से अच्छा है कि आप किसी भी प्रकाशन की एक स्टैंडर्ड बुक लेके थ्रू आउट आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ठीक है, न्यू प्रकाशन के रूप में अलग जो ही प्रकाशन है मार्केट में अवेलेबल रहेगा, उसकी प्रिंटिंग अच्छी होगी। ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं देखेंगे, जीरोक्स पढ़ेंगे तो शायद बहुत सारे लोगों को समस्या हो सकती है, प्रिंटिंग उसकी अच्छी नहीं होती है। ये भी एक समस्या ही है। आप देख पा रहे हैं
ये है ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और ये है न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के रूप में वर्तमान में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एनसीईआरटी कैसे पढ़े। सबसे मेरा ठीक है ज़्यादा जो यहाँ पे बल होगा इसी सेगमेंट पे होगा कि कैसे पढ़े। देखिए यहाँ पे वे ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए इसको लेके। अब यहाँ पे देखिए 6 क्लास से लेके 12th क्लास की जो भी बुक है ना, इसका वे ऑफ स्टडी जो यहाँ पे 2 तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड करना क्या है, ये ठीक है एक प्रश्न के रूप में खड़ा है, सब्जेक्ट वाइज स्टडी करें, क्लास वाइज स्टडी करें। अब खुद सोचिए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया इसका मतलब कि आपके अंदर ठीक है ठीक ठाक मानव बुद्धिमत्ता का विकास हो चुका है। तो अगर आप क्लास वाइज स्टडी करना जाएंगे तो सोचिए 6 क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, इतना अटपटा लगेगा आपको। एक जो प्रक्रिया जो निरंतरता बननी चाहिए वो नहीं बन रही है। इसीलिए क्लास वाइज चीज़ों को आप थोड़ा सा इसे इग्नोर करना सीखिए और कोशिश कीजिए कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे अगर 6 क्लास की अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो 6 से 12 तक कोशिश कीजिए कि थ्रू आउट हम इसको पढ़ते जाएं और रिवीजन भी करते रहें। तो अब क्लियर हो गया कि हमें सब्जेक्ट वाइज यहाँ से स्टडी करना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज अगर हमें स्टडी करना है तो कैसे करें। ठीक है, ये भी एक समस्या है। देखिए पहली बार तो आप बिल्कुल लोड मत लीजिए। जब भी आप मार्केट में जाइए या फिर ऑनलाइन जब भी आप बुक डाउनलोड कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए कि एक साथ सारा बुक खरीद के ला लें। हो सकता है कि अमेजन में कुछ ऑफर मिलता हो तो फिर ठीक है जब पैसे की बात आती है तो खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदने के बाद अब आपका एक ठीक है मूल कर्तव्य बनता है कि उस बुक को आप अलग अलग सब्जेक्ट में क्या कर लें, बांट दें। ठीक है, जो भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जितना भी है उसको अलग अलग काल ठीक है अलग अलग ठीक है सेगमेंट पे बांट के कोशिश कीजिए कि सबसे पहले ओनली रीड करें। ओनली रीड, सपोज करिए कि आप हिस्ट्री ठीक है रीड कर रहे हैं, हिस्ट्री को रीड कर रहे हैं 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास। इससे क्या होगा कि उस विषय के अंतर्गत एक जो निरंतरता जो आपको दिखाई देगी आपके अंदर ठीक है एक इंटरेस्ट डेवलप करेगा कि नहीं कुछ लिंक हो रहा है। 6, 7, 8, 9 तक जाएंगे, 10th, 11, 12 तक जाते जाते आपको पता चलेगा कि पुनः पीछे की चीज़ें क्या हो रही है, रिवीजन हो रही है। इसीलिए सबसे पहले टेंशन नहीं लीजिए, एक सब्जेक्ट को उठाइए, थ्रू आउट समझ में आए नहीं समझ में आए उसको पढ़ डालिए। और इसको पढ़ने से पहले अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को अगर आपने टारगेट किया है तो ये भी एक कोशिश कीजिए कि उसके जो भी 8-10 साल के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, उसके प्रश्नों को थ्रू आउट कर लीजिए। जब आप ओनली रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे जो प्रश्न जो ऑलरेडी ऐसे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है। फर्स्ट बार यही कीजिए ओनली रीड, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बार देखिए आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बार जब आप उसको रिवीजन करते हैं तो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, समझ के पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और इस दरमियान आपको बहुत सारे फैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो फैक्ट है देखिए, एक होता है फैक्ट ठीक है रट के समझना और एक होता है समझ के उस फैक्ट को ठीक है ध्यान में रखना। तो ये जो उल्टा अगर आप करते हैं ठीक है तो ये बहुत ही प्रभावी होगा, लंबे समय तक आप इसे मेमोराइज कर पाएंगे। क्योंकि वर्तमान में देख ही रहे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है कोई डेट फिक्स ही नहीं हो रहा है कब होगा, कितने दिनों में होगा। तो आप उसको तभी क्रैक कर सकते हैं जब थोड़ा सा रटने की प्रक्रिया से बाहर निकल पाए। रटे मतलब मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि आपको रटना पूरी तरीके से मना है, लेकिन थोड़ा समझ के रटिए, ठीक है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को, इस समझ को एनसीईआरटी ने पूरी तरीके से अपने बुक में डेवलप किया हुआ है। और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है उसका नोट्स बनाने की कोशिश करें। अब नोट्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप पूरा का पूरा जो बुक ही छाप दें, फिर वो नोट्स नहीं होगा, ठीक है। मेरा यही मानना है कि आप बेहतरीन तरीके से तभी नोट्स बना पाएंगे, छोटे नोट्स आप तभी बना पाएंगे जब उस बुक को आप ठीक है समझने का प्रयास करेंगे। सपोज करिए कोई चैप्टर है, ठीक है, जैसे कि अगर हिस्ट्री में ले लीजिए एक, ठीक है, शुरू में आपको मिल जाएगा पाषाण कालीन का, आदि मानव का अगर इतिहास मिल जाएगा, तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कि पूरे के पूरे अगर आदि मानव को अगर एक शब्द में, ठीक है, मैंने एक वाक्य 2 वाक्य में अगर मैं बताना हो तो मैं इसको कैसे बता सकता हूँ। और चीज़ों पे आप जब फोकस करेंगे तो हूबहू ठीक है उसके एवज में आप
आगे चल के ऐसे लिखेंगे, कुछ लिखेंगे तो 2 पन्ने, 3 पन्ने, 4 पन्ने ऐसे चीज़ों को आप समझ के लिख पाएंगे। लेकिन रटेंगे तो फिर आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे। तो इसीलिए चैप्टर के साथ साथ यहाँ पे देखिए हेडिंग आएगा, ठीक है, सब हेडिंग आएगा, ठीक है, और सब हेडिंग के अंतर्गत बहुत सारे जो तथ्यात्मक जो चीज़ें मौजूद रहेगी, इसे आप तभी ध्यान में रख पाएंगे जब आप उस चैप्टर को जान रहे हैं, हेडिंग को जान रहे हैं, सब हेडिंग को जान रहे हैं, जिससे कि सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई नजर आएगी। तीसरा है यहाँ पे अप्लाई डे टू डे लाइफ। अब यहाँ पे आपने पढ़ लिया, समझ के पढ़ लिया, बहुत सारे फैक्ट भी आ गए। अब इसको कोशिश कीजिए कि अप्लाई करें। जैसे कि अगर आप जियोग्राफी से अगर, ठीक है, कुछ अगर उदाहरण को ले, सपोज करिए भूकंप आ रहा है, बहुत सारा डिजास्टर आ रहा है, तो अब आप समझ पा रहे हैं ना कि भूकंप क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बता चुका है। अब उसको डे टू डे लाइफ से, ठीक है, अटैच कीजिए, और कहाँ पे हो रहा है इसका जो मामला है पूरी तरीके से करंट अफेयर बताएगा। इससे आपका करंट अफेयर में इंटरेस्ट भी जगेगा। अब इस करंट अफेयर को पढ़ने के लिए जो बाकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, जो पहले से जो चली आ रही थी, इसका जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर इंटरेस्ट बनेगा। सपोज करिए बोल दिया गया कि भारत में, ठीक है, अगर उत्तर के क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अगर भूकंप आ रहा है, तो इसका कारण आपको पता लगेगा कि ओ अच्छा इसीलिए आ रहा है, ऐसा ऐसा हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक का मामला है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ को आप समझ रहे हैं, तब जाके आपका वो एनसीईआरटी के प्रति इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अब उसके बाद जब आप तीनों ही प्रक्रियाओं को आप, ठीक है, पूरा कर लेते हैं, तो कोई भी मार्केट से एक स्टैंडर्ड जो बुक होगा, ठीक है, जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रख के इस स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए। आसानी से, यकीन मानिए, आप लोग बहुत इजी वे में आप इसे कर जाएंगे। क्योंकि देखिए जब भी आप किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, पता है आपको पारे आएगा लेटर, अक्षर आएगा, बहुत सारे अक्षरों का एक समूह होगा जिसे हम लोग शब्द बोलते हैं, बहुत सारे शब्दों का समूह होगा जिसे हम लोग वाक्य बोलते हैं। अब इस स्टैंडर्ड बुक में जो भी यहाँ पे शब्द है, जो भी वाक्य है, एनसीईआरटी, ठीक है, उस शब्द और उस वाक्य को पहले ही फुलफिल कर चुका होता है। इसीलिए इस स्टैंडर्ड बुक के प्रति आपका जो, ठीक है, झुकाव होगा, उस सब्जेक्ट के प्रति जो लगाव होगा और अधिक होगा। और उसके तत्पश्चात रिवाइज भी बिफोर एग्जाम। अब इस रिवाइज भी बिफोर एग्जाम का मतलब क्या है कि एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करना है एनसीईआरटी को। बाकी जो बुक है उसको करिए, लेकिन एनसीईआरटी को रिवाइज करके जाना इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपने जो भी यहाँ पे फैक्ट जो निकाला हुआ था, इस फैक्ट को यूपीएससी तक डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बीपीएससी में, तो पूरा अगर 6 से 12 तक अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होता है, तो यकीन मानिए 60+ क्वेश्चन, ठीक है, बीपीएससी का आप सही करके आएंगे। वैसे ही है हर एक स्टेट पीसीएस का यही हाल है। इससे आप समझ सकते हैं कि फैक्ट जो है यहाँ पे अब कितना अटैक कर रहा है, और उस फैक्ट का जो संबंध है बिल्कुल इस अंडरस्टैंडिंग से है। इसीलिए यहाँ पे फैक्ट को रटने से पहले अंडरस्टैंड, समझने का आप इस यहाँ पे प्रयास कीजिए। तो देखिए अब सबसे इफेक्टिव है यही है। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे इफेक्टिव जो स्टडी में बोलता हूँ कि पूरी तरीके से को रिलेट करना, पढ़ के उसको अप्लाई कर लेना, यही होता है सबसे इफेक्टिव स्टडी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग हाउ मेनी बुक्स, ठीक है, कितनी बुक होती है। तो तभी से आप डरा रहे होंगे कि इतनी सारी बुक है, उतनी सारी बुक है। देखिए पूरा का पूरा लिस्ट आपके सामने है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल है, साइंस है। अधिकतर इसमें जो भी ह्यूमैनिटी की जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे बल बहुत अधिक देना होता है। लेकिन साइंस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर टोटल अगर इसमें बुक मिला दिया जाए तो मेरा मानना है कि 40+, ठीक है, ये बुक होगा ही होगा। अब 40+ बुक को सोचिए, अगर एक साथ आप मार्केट से बाई करके ले आ रहे हैं, एक साथ पीडीएफ आप डाउनलोड कर रहे हैं और आप उसे देख रहे हैं, दिमाग ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको टुकड़ों टुकड़ों में, पहले हिस्ट्री को ला लीजिए, जियोग्राफी को ला लीजिए, ठीक है, पॉलिटी को ला लीजिए, इकोनॉमिक्स को ला लीजिए। पढ़ने का यही सीक्वेंस है देखिए, ठीक है। हिस्ट्री जियोग्राफी को शुरू करेंगे तो आपकी एक जो कोर जो चीज़ें हैं, एक फाउंडेशन की जो चीज़ें हैं, यहाँ से आपको तैयार होती हुई नजर आएंगी। तो यही प्रक्रिया को अपनाइए, ठीक है, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी का शेड्यूल यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए शेड्यूल को लेकर बहुत अधिक समस्या है। अब आपको एक मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, आईएएस बनने का आपको ख्वाब है।
ठीक है, कितने को लगता है कि बाकी सब कोई तैयारी कर रहे हैं इसीलिए हम भी तैयारी कर लेते हैं, मन कर रहा है आगे तैयारी करने के लिए। कितने को लगता है हमारी आवश्यकता है, कितने को लगता है हमारी इच्छा है, ठीक है। ऐसा अगर चीज़ आप, ठीक है, मस्तिष्क में अगर आ रहा है तो यकीन मानिए कि आप अपने लक्ष्य से दिन प्रतिदिन, ठीक है, दूर हो रहे हैं। इस तैयारी को करने के लिए आपके अंतर्गत, ठीक है, आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प यहाँ पे होना चाहिए। पूरा का पूरा एक संकल्प ले लीजिए कि हमको अपने तैयारी के दौरान किसी भी बीच में माध्यम को इग्नोर करना है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हर एक स्टूडेंट के साथ आती है। टॉपर को इवन आप देखते होंगे, उसके साथ भी बहुत सारी जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसने सामना कर लिया इसीलिए वो जीत गया। बहुत लोग उस समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वे हार जाते हैं। लेकिन हारना इन द सेंस कि ऐसा नहीं है, इतना सारा सिलेबस पढ़ने के बाद आपको किसी न किसी फील्ड में काम यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं दृढ़ संकल्प की जो मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे बना लीजिए कि मुझे करना है। और यही चीज़ इस एनसीईआरटी में लागू होता है कि एक टाइम शेड्यूल फिक्स कीजिए। जैसे कि कोशिश कीजिए कि 2 महीने के अंतर्गत ही जो वन टाइम मैंने आपको नंबर 1 बताया था कि थ्रू आउट उसे आप रीड कर जाइए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, डजंट मैटर। एक बार उसे, ठीक है, पढ़ लीजिए। दूसरी बार पढ़िए, समझ के पढ़िए, ठीक है। तीसरी बार उसका अप्लाई कीजिए और यकीन मानिए कि ये सारे जो प्रक्रियाओं को करने में अगर आपने 0 से स्टार्ट किया है तो हो सकता है, ठीक है, 6, ठीक है, प्लस मंथ यहाँ पे आपको लगेगा ही लगेगा, टाइम लगेगा ही लगेगा। क्योंकि शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टाइम लगेगा, हार्ड लेबर करेंगे तभी जाके एक मजबूत नींव की शुरुआत होगी। अब वो जो मजबूत नींव की शुरुआत होगी, आप, ठीक है, एग्ज़ाम में आने दीजिए, फिर अलग अलग बुक को आने दीजिए, आप उसके लिए बिल्कुल यहाँ पे प्रिपेयर रहेंगे। तो पहला वन लाइनर कोशिश कीजिए, ठीक है, सॉरी वो वन लाइनर नहीं, वन टाइम जो मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए 2 महीने के अंतर्गत आप इसे कंप्लीट कर लें। उसके बाद से, ठीक है, जब आप समझ के पढ़ रहे हैं तो उसमें टाउन फाउंडेशन को थोड़ा सा उसके आप, ठीक है, इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। अब इग्नोर का मतलब ये नहीं है कि आप 2 साल उसी को पढ़ते रह गए, अर्थात समझ के दिन में कोशिश कीजिए कि एक ही टॉपिक को, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक को, या फिर आप अगर आप 11th-12th में जाएंगे टॉपिक वहाँ पे लंबा हो जाता है, आधा टॉपिक ही पढ़िए। लेकिन पढ़ने का जो प्रोसेस क्या होगा आपका कि पहला जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसे समझिए। पहला पैराग्राफ समझिएगा तो दूसरा पैराग्राफ भी समझ में आएगा, तीसरा पैराग्राफ भी समझ में आएगा। क्योंकि ये जो एनसीईआरटी का ये बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप पहला पैराग्राफ को पढ़े, तीसरे में आ जाते हैं, नया स्टूडेंट है तो समस्या आएगी ही आएगी। कोशिश कीजिए कि पहला पैराग्राफ को बिल्कुल समझ लें, जो भी तथ्य आ रहा है उसको हम लोग लिख लें, उसके बाद ही दूसरे पैराग्राफ में आए। अगर ये प्रक्रिया को करने आप बैठेंगे तो टाइम लगेगा, सीधी सी बात, इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। और टाइम आपको देना पड़ेगा, हार्ड लेबर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी जाके सारी जो बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों को कंप्लीट हो पाएंगी। तो उम्मीद है कि इतना से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लास, ठीक है, करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है यहाँ पे। अब देखिए, अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग पृष्ठभूमि होती है। सपोज करिए कि जो शुरू से यहाँ पे शहरों में रहा है, ठीक है, अच्छे अच्छे स्कूलों में जिसकी अगर पढ़ाई प्रक्रिया पूरी हुई है तो स्वाभाविक है वहाँ पे परसेंटेज जो है काफ़ी अधिक हो जाता है। बोर्ड वगैरह आप सुनते होंगे 90%, 95, 98। इतना परसेंटेज कब आएगा? जब तक कि आपको सारे सब्जेक्ट में एक बैलेंस पकड़ होगा, ठीक है। आपका हिस्ट्री भी अच्छा है, मैथ भी अच्छा है, फिजिक्स भी अच्छा है। लेकिन होता क्या है, रूरल एरिया में सबसे समस्याएं आती है। रूरल एरिया में जब भी देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, इंग्लिश वगैरह वहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। 10th से पहले यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि तुमको यहाँ पे साइंस लेना है, आर्ट लेना है, क्या लेना है तुमको। अब साइंस वाला लड़का, ठीक है, फिजिक्स मैथ पढ़ते रह जाएगा। आर्ट वाला लड़का हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी में वो, ठीक है, यहाँ पे फंस जाएगा। इससे क्या होता है कि एक बैलेंस अप्रोच नहीं बन पाता है और यही कारण होता है कि उनके बोर्ड में मार्क्स भी उतना बेहतरीन नंबर यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिनको, ठीक है, करना यहाँ पे ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, ठीक है। नहीं ज़रूरी कब होगा? जब आपका फंडामेंटल ऑलरेडी आपका क्लियर होगा, उस समय आप डायरेक्ट इस बुक के साथ जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी अगर मन में संशय हो रहा है कि नहीं, एनसीईआरटी मुझे समस्या, ठीक है, देगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद से अगर आप आएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें भूल गई होती हैं, बहुत सारी इंजीनियरिंग, ठीक है, मेडिकल या फिर अलग अलग जो बैकग्राउंड के होते हैं उनके साथ भी यही समस्या होती है।
तो कोशिश कीजिए कि अगर करना ज़रूरी है, ठीक है, तो ऑनलाइन वीडियो आज डेली के डेली, ठीक है, बहुत सारे चैनलों ने उपलब्ध यहाँ पे करा दिया है। और यही चीज़ यहाँ पे मेरा भी प्रयास रहेगा इस आईएएस एनालिसिस के साथ कि इसी वीक के अंतर्गत अर्थात थर्सडे फ्राइडे के साथ ही मैं बिल्कुल यहाँ पे 6 से लेके, ठीक है, 12 तक की एक एक क्लास के सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ, जो कि बहुत इफेक्टिव होगा। क्लास की लेंथ लंबी होगी, लेकिन यकीन मानिए कि उसको करने के बाद हो सकता है कि आपको, ठीक है, बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, एक बार में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मेरा रोल यही होगा। क्लास की ड्यूरेशन मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्लास की ड्यूरेशन लंबी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी समरी कराने में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि उस समरी के साथ आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं, समस्याएं यहाँ पे सामने आती हैं। तो एनसीईआरटी तभी समरी जब इफेक्टिव होगा जब आप बुक को एक थ्रू आउट एनालिसिस करते हैं। मैं कराऊंगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग, ठीक है, आधार आमंत्रित है, ज़रूर डेली का डेली वीडियो देखिए, जितना मैं बताता हूँ करिए, कहीं से कोई समस्याएं नहीं आएगी, यकीन मानिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट फॉर ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। एनसीईआरटी को करने के बाद क्या मार्केट से कोई अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि जाके हम ले लें, ठीक है, अलग अलग 1000 क्वेश्चन का सेट ले आएँ, ठीक है, 100 प्रश्नों का सेट ले आएँ। तो ऐसा करना देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे बेवकूफ़ी होगी। कोशिश देखिए आप यही करिए ना, होता क्या है देखिए कि एनसीईआरटी एक टॉपिक जैसे कंप्लीट होता है, लास्ट में देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न इतने सारे अधिक होते हैं वहाँ पे कि अगर आप उसको बच्चों जैसा अगर आप डेली का डेली करते हैं तो यकीन मानिए, ठीक है, आप पूरा का पूरा इस गागर में सागर को डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कि उनको लगता है कि पहले 6 से 12 पूरा पढ़ लो, पढ़ने के बाद कोई मार्केट से कोई, ठीक है, शॉर्ट नोट्स ले आओ, संक्षेप वाला जो नोट्स ले आओ, और फिर कोई क्वेश्चन सेट ले आओ, और फिर क्वेश्चन सेट को लगाएंगे, लगेगा कि बहुत सारी जो गलतियाँ होगी, ठीक है, सामने आने लगती है। इस तरह की गलती कभी ना दोहराएं। एक चैप्टर अगर आप करते हैं तो एक चैप्टर करने के साथ साथ उस चैप्टर के लास्ट में जो भी सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जो भी प्रश्न है उसे उसी दिन पूरा करने का प्रयास कीजिए, तब जाके, ठीक है, ये बेहतरीन आपको हो पाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में देखिए अगर आप 11-12 तक जाते हैं तो यकीन मानिए कि जो प्रश्न उसमें बना हुआ है, कई सारे स्टेट पीसीएस में वैसे प्रश्नों को डायरेक्ट पूछ लिया गया है, सब्जेक्टिव प्रश्नों तक को नहीं छोड़ा गया है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में देखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो जब डायरेक्ट प्रश्न बन जा रहे हैं, शब्द सीमा भी देखेंगे तो 400-500 शब्दों में लिखने के लिए बोला गया है। इतने सारे शब्दों में तो यूपीएससी में भी नहीं लिखना होता है, यूपीएससी में 2 से, ठीक है, 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना होता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में अर्थात 11th टू 12th का जो एनसीईआरटी का जो सब्जेक्ट है कितना मायने रखता है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद है ये भी सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मार्केट से कोई चीज़ मत खरीदिए, आपके पास जो भी मटेरियल है वो पर्याप्त है, उससे आप पूरा कर लीजिए। पूरा करने के बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तब खरीदिए, ऐसा नहीं कि पहले खरीद ले, ठीक है, उसके बाद से ना इसे किया ना उसे किया, लोड बढ़ते चला जाएगा। अब यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्या एनसीईआरटी पढ़ लेने से आईएएस बन जाएंगे? ठीक है, सबसे ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे एक कठिनतम सवालों में से एक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ा, हम आईएएस तो नहीं बन पाए। कितने लोगों को लगता है कि खासकर टॉपरों का इंटरव्यू देखते होंगे या फिर जिसने भी सिविल सर्विस को क्रैक किया होगा उसका इंटरव्यू देखते होंगे, वो भी भाई बोलते हुए नज़र आते हैं कि हमने आईएएस की तैयारी के लिए बेसिक जो आधारभूत चीज़ों के लिए हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया था। अब यहीं थोड़ा सा समस्याएं हो जाती हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को, ठीक है, कुछ चीज़ें समझाने का आप लोगों को प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक होता है साधन और दूसरा होता है साध्य। साधन और साध्य की बात करें तो जो कॉन्सेप्ट है, सर्वप्रथम अगर बात किया जाए तो इनको आप पहचान ही रहे होंगे, कार्ल मार्क्स के, ठीक है। इनके द्वारा उस समय के काल में क्या बोला गया कि देखिए साध्य, साध्य का मतलब क्या है, ठीक है, आपका जो टारगेट है, ठीक है, जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड किया है, यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, जो भी हो सकता है, साधन क्या है कि इस साध्य को पाने के लिए, ठीक है, जो भी आपका वे है, एक रास्ता है, यही है आपका साधन है।
तो मार्क्स के द्वारा जो कही गई बातें ये थी कि इस साध्य को पाने के लिए, ठीक है, साधन गलत हो सही हो डजेंट मैटर, कोई मायने यहाँ पे नहीं रखता है, बस साध्य तक पहुंच जाओ। समस्या थी, लेकिन अब मार्क्स के द्वारा जो बातें बोली जा रही है, खासकर इनके द्वारा मजदूरों के संदर्भ में बोला गया, तो उस समय के संदर्भ में बिल्कुल सही था, लेकिन आगे चल के, ठीक है, आप पहचान पा रहे हैं कौन आ गया, एक अलग विचारधारा, मतलब हर एक विचारधारा को एक अलग तरीके से पटल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पलट देने का विचार रखने वाले यहाँ पे गांधी आ गए। यहाँ पे गांधी मतलब देखो, साधन और साध्य, अगर किसी भी चीज़ का अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का अगर हम लक्ष्य कर रहे हैं, तो साध्य है, बहुत साध्य क्या होता है, पवित्र होता है। सोच करिएगा आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, इतना आसान तो नहीं है। आईएएस बनने के बाद जो आपका लाइफ शुरू होगा वो और ही एक तरीके से, ठीक है, कठिनताओं से भरा होगा, बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो एक बहुत पवित्र है, बहुत सारे लोगों को इसमें, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, मैनेज करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। लेकिन अब इस साध्य को पाने के लिए गांधी जी के द्वारा बोला गया कि ये जो साधन है ये भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूँ इस साधन के रूप में एनसीईआरटी को लेके, ठीक है। पढ़ते तो सब है यहाँ पे कि हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, लेकिन सफल वही लोग होते हैं जो एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए, एक एक पैराग्राफ को पढ़ते हुए, एक एक क्वेश्चन आंसर का उसका सॉल्व करते हैं। उसमें क्या होती है कि उनकी सफलता होने के चांसेस यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है। तो पवित्र, पवित्र का मतलब यही है यहाँ पे कि एनसीईआरटी को ऑनेस्टली एकदम आप लोगों को करना ही पड़ेगा, तब जाके, ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में आएगा। अब मैं करना ही पड़ेगा, मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ टैलेंटेड लोग भी होंगे जिनका बेसिक बहुत पहले से मजबूत होता है, हो सकता है वैसे लोगों पे अप्लाई ना हो, लेकिन अधिकतर लोगों पे ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है, जिसके वजह से, ठीक है, समस्या आती ही आती है। तो उम्मीद है बहुत सारे प्रश्नों का मैंने आप लोगों को जवाब दे ही दिया, और अब आपको लग रहा होगा कि एनसीईआरटी हमें कैसा पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सारे, ठीक है, सवाल जवाब के माध्यम से मैंने एक बहुत ही विस्तृत एनालिसिस करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होगा। और एक बात और, ठीक है, कि अगर आप एनसीईआरटी को 6 से लेकर 12 तक अगर आप पढ़ने का, ठीक है, कोशिश करने वाले हैं, पूरा एक दृढ़ संकल्प बना लिए कि नहीं मुझे करना है, मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे आप लोगों को, ठीक है, डेट क्लियर हो जाएगा। इसी वीक में एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस शुरू हो जाएगी, कहीं से कोई समस्याएं आप लोगों को नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।